गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा है मगध साम्राज्य का उदय। इसमें हम हर एक वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों ने हर एक वंश के राजा बिंबिसार के बारे में पढ़ा और बिंबिसार की जो हत्या थी उसी के बेटे अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। इसके बाद हम लोगों ने अजातशत्रु के बारे में पढ़ा। आज हम इस वंश के राजा उदयन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मारा, इसलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात उसको मारकर उसका बेटा उदयन 461 ईसा पूर्व से 545 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा। तो हम इसी उदयन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो, उदयन ने सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही क्या किया? गंगा और सोम नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और इसे ही अपनी नई राजधानी बनाया। इससे पहले हम लोगों ने अजातशत्रु के बारे में पढ़ा। राजगृह और गिरिब्रज मगध साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन इसने क्या किया? गंगा और सोन नदियों का जहाँ संगम होता है, जहाँ दोनों का मिलन होता है, गंगा और सोन नदियों के संगम स्थल पर स्थित पाटलिपुत्र नगर को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, अब बात आती है उदयन के धर्म की। अगर हम उदयन के धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उदयन जैन धर्म को मानने वाला शासक था और इसके समय में जैन धर्म काफी फला और फूला। ठीक है, अब बात आती है उदयन की मृत्यु की। अगर हम उदयन की मृत्यु के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो, इसी के पड़ोस में एक जाति थी, इसी के पड़ोस में एक राज्य था। इसने क्या किया? उदयन ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया, पड़ोसी राज्य को क्या कर दिया? मार दिया। कालांतर में आगे चलकर पड़ोसी राजा के बेटे ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जैन भिक्षु का रूप बनाया और उदयन से मिलना चाहा। उदयन, मैंने बताया, जैन धर्म को मानने वाला था, जैन भिक्षुओं का बड़ा सम्मान करता था। अतः इस राजकुमार ने जैन भिक्षु का रूप धारण किया, वेश बनाया और उदयन से मिलने गया और धोखे से उदयन की हत्या कर दी। अतः उदयन की मृत्यु पड़ोसी राजकुमार ने जैन भिक्षु का रूप धारण करके कर दी। ठीक है, अब 445 में क्या हो गया? उदयन की मृत्यु हो गई। अब अगर हम इसके उत्तराधिकारियों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ये तीन बाद में उत्तराधिकारी हुए, उदयन के उत्तराधिकारी हुए। अंतिम हरेक वंश का जो अंतिम राजा था वो था नागदशक। हरेक वंश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हरेक वंश जिसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन गद्दी पर आया। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, इन तीनों ने शासन किया। अंतिम हरेक वंश के राजा या बिंबिसार वंश का अंतिम जो राजा था वो था नागदशक। नागदशक की हत्या उसी के ही एक अमात्य या उसी के एक मंत्री या कहें कि सेनापति जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग क्या था? जाति से ब्राह्मण माना गया है नागवंश को। इसी वंश, ये क्या था? ये हरेक वंश का सेनापति था, नागदशक का सेनापति था और इसने ही अपने शासक नागदशक की हत्या कर दी और एक नवीन वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना इसने की। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या उसी के ही एक अमात्य शिशुनाग द्वारा कर दी गई और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके खुद
मगध की गद्दी पर बैठ गया, अतः हरेक वंश का अंत हो गया और एक नवीन वंश गद्दी पर बैठ गया जिसका संस्थापक शिशुनाग था, इसीलिए इसे शिशुनाग वंश भी कहा जाता है और नाग वंश भी कहा जाता है। 412 से 345 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश मगध की गद्दी पर शासन किया। 412 से 345 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश ने मगध की गद्दी पर शासन किया। ठीक है, अब हम इस शिशुनाग के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग 412 से 3, ये देखो शिशुनाग वंश, पूरे वंश की तारीख आती है ये 412 से 345 ईसा पूर्व। अगर हम शिशुनाग की बात करते हैं तो शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा रहा। ठीक है, तो शिशुनाग ने सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही क्या किया, देखो अवंती को बिंबिसार के समय जीता नहीं गया था। क्यों? अवंती नरेशचंड प्रद्योत के साथ बिंबिसार ने क्या कर ली थी, अपने राजवय जीवक को बेचकर मैत्री कर ली थी। ठीक है, अजातशत्रु के समय अवंती से झगड़ा होने वाला था, युद्ध होने वाला था कि अजातशत्रु की मृत्यु हो गई। उसके बाद उदयन गद्दी पर बैठा जो जैन भिक्षु का रूप बने राजकुमार के षड्यंत्र का शिकार हो गया, अतः अवंती के साथ युद्ध हो नहीं सका। अब क्या हुआ, अवंती को जीतना बाकी रह गया था। शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को जीतकर अवंती पर आक्रमण किया और अवंती के शासक को हराकर अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो शिशुनाग ने पहला कार्य क्या किया, अवंती को जीता और फिर इसने क्या किया, पाटलिपुत्र के स्थान पर, देखो उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था, इसने क्या किया, पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, अब शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, पुराणों में इसका नाम काकवर्ण मिलता है और कालाशोक भी इसी का ही नाम है। कालाशोक गद्दी पर बैठा 394 से 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक ने शासन किया। कालाशोक ने क्या किया, सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही वैशाली की जगह पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राज्य की, मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, और कालाशोक के द्वारा जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया, मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म पढ़ाया था कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। पहली बौद्ध संगीति बिंबिसार या हरेक वंश के शासक अजातशत्रु ने बुलाई थी और जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन इसी कालाशोक के द्वारा ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई थी? वैशाली में। इसीलिए ही 383 महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो इसी कालाशोक के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, अब बात आती है शिशुनाग जो वंश चल रहा है, इसका जो अंतिम शासक था पंचमाग, जिसका नाम मिलता है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, तो अब इसके पश्चात शिशुनाग वंश के पश्चात जो नया वंश गद्दी पर आया वो भारतीय इतिहास में नंद वंश के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।